हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। अब हम अध्ययन करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं जो मेंडल का वर्क था। सबसे पहले तो मेंडल का इंट्रोडक्शन कराना है ना, और उसके बाद फिर जो मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया था कुछ साइंटिस्ट ने, उसके बाद उसने जो ट्रेट सेलेक्ट किए थे मेंडल ने पी प्लांट में, और उसके बाद फिर उन्होंने पी प्लांट में वो ट्रेट क्यों सेलेक्ट किए थे, व्हाई डिड मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, और फिर मेंडल सफल कैसे हो गए, कॉजेस ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल, और मेंडल ने फिर क्या एक्सपेरिमेंट किए और मेंडल के क्या कंक्लूजन्स थे। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, तो एंड तक देखते रहिए हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो निश्चय ही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं और ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करने लगते हैं, तो यही प्रोसेस तो कहलाती है हेरिडिटी। और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स ये कहलाता है इनहेरिटेंस, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट संतानें हो जाएं अपने पेरेंट जैसी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उनमें कुछ डिफरेंस भी आ जाते हैं और ये डिफरेंस कहलाते हैं वेरिएशंस। तो दूसरी बात हो गई वेरिएशंस। वेरिएशंस मीन्स डिफरेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स। तो हेरिडिटी कह सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स टू रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स, और वेरिएशन कह सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स टू वेरी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से भिन्नता रखने की टेंडेंसी, ये वेरिएशंस है। इसके बाद जेनेटिक्स, अगला जो टर्म है जेनेटिक्स में इन दोनों की स्टडी की जाती है। सबसे पहले जेनेटिक्स का जो ये टर्म जेनेटिक्स वाज यूज्ड बाय साइंटिस्ट बेटसन। तो जेनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इन दोनों की स्टडी जो की जाती है वह जेनेटिक्स के अंतर्गत की जाती है। तो अब हम चलते हैं मेंडल कौन थे, क्या इनका कंट्रीब्यूशन था जेनेटिक्स की फील्ड में, तो मेंडल के बारे में जानें। तो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऑस्ट्रिया के एक विलेज में जन्मे, गरीब परिवार में जन्मे थे। ये जुलाई 1822 को। इनके पिता किसान थे, खेती हुआ करती थी इनके यहाँ पर, और इसीलिए ही ऑल्सो स्ट्रगल्ड फाइनेंशियली टू पे फॉर हिज स्टडीज। पैसे नहीं थे ये 1847 में एक मोनेस्ट्री में ये मॉन्क बनना स्वीकार किया, और वहाँ पर दिमाग में क्यों कहाँ कैसे पी प्लांट जो इन्होंने सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और ये प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में बहुत इंटरेस्टेड थे बचपन से ही, क्योंकि इन्होंने जब छोटे थे तो गार्डनर के रूप में कार्य किया था। तो इनके दिमाग में ये टॉल प्लांट कैसे हो जाते हैं, ड्वार्फ प्लांट कैसे हो जाते हैं, अगर इनका क्रॉस कराएं तो क्या होगा, इस तरह से इनके मन में क्यों कहाँ कैसे चल रहा था। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट वहीं मोनेस्ट्री में एक छोटा सा गार्डन बनाया, और 1856 से 1863 तक अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। और जो इनकी एक्सपेरिमेंट का जो टाइटल था इनके, उसको इन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स को पब्लिश कराया, और किस टाइटल के नाम से, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन।
तो इस प्रकार से इन्होंने अपने जो रिसर्च वर्क किए, उस पर प्लांट्स पर जो शोध कार्य किए, एक्सपेरिमेंट किए मेंडल ने अपने मटर के पौधों पर, जो गार्डन पी थी पायसम सेटाइवम, और उनको अपने गुरु प्रोफेसर नेगली के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन प्रोफेसर नेगली ने कोई ध्यान नहीं दिया। और इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश भी कराया, एक लोकल मैगजीन थी, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन, उस शहर की जो लोकल जो मैगजीन थी उसमें पब्लिश भी कराया। लेकिन मेंडल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने लाइब्रेरीज यूनिवर्सिटीज में भेजा, लेकिन इनको कोई भी महत्व नहीं मिल सका। इनकी जो रिसर्च वर्क को, इनके जो वर्क को कोई भी महत्व नहीं मिल सका जब तक ये जीवित रहे। और इस प्रकार से 1884 में ये इस संसार से विदा हो गए। और जो इन्होंने 1866 में जो वर्क पब्लिश किया था वह 34 साल अर्थात सन 1900 तक वह अंधकार में ही रहा। तो मेंडल की वर्क पर ध्यान नहीं दिया गया था। इसके भी एक दो कारण थे, जैसे कि उस पत्रिका का जिसमें इन्होंने पब्लिश किया था अपने जो एक्सपेरिमेंट्स को, अपनी फाइंडिंग को, अपने रिसर्च वर्क को पब्लिश किया था, ब्रुन शहर की जो लोकल मैगजीन थी, उसका सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता था। दूसरा, ये बायोलॉजिस्ट तो थे नहीं, तो इसीलिए इन्होंने अपने समय से बहुत आगे के बारे में बताया था जो लोगों को कॉम्प्लेक्स लग रहा था। और इस प्रकार से इनके कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इस प्रकार से मेंडल डाइड इन 1884 एज एन अनरिकॉग्नाइज्ड पर्सन, बिना कोई अपनी पहचान बनाए हुए इस संसार से विदा हो गए। मेंडल के कार्यों को मान्यता उस समय मिल सकी। तो अब मैं आ गया हूं, ये मेंडल का इंट्रोडक्शन कराया मैंने, मेंडल को इंट्रोड्यूस कराया। तो मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किसने किया, फिर कैसे पता लगा ये मेंडल ने इसको, ये जेनेटिक्स पर वर्क किया। और मेंडल को ही बाद में फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, क्योंकि जो नींव है उन्होंने हेरिडिटी की मेंडल नहीं रखी थी, इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। तो मेंडल के वर्क को मान्यता कब मिल सकी, जब विश्व के 3 देशों से 3 वैज्ञानिक, कौन कौन से वैज्ञानिक थे, कोरेंस फ्रॉम जर्मनी और ह्यूगो डिवरीज फ्रॉम हॉलैंड और शेरमैक फ्रॉम ऑस्ट्रिया। तो इन 3 वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंटली अपने एक्सपेरिमेंट किए और मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया। और तब मेंडल प्रकाश में आए कि हाँ जी, he was a great scientist, he was a great geneticist। तो इस प्रकार से मेंडल के वर्क पर तब ध्यान दिया गया। और मेंडल्स की जो फाइंडिंग्स हैं, मेंडल का जो वर्क है, उसे अब मेंडलिज्म के नाम से या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर कुछ पॉस्टुलेट्स दी थी, लॉ नहीं। मेंडल्स लॉ तो कोरेंस ने उनमें से 2 को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कोरेंस ने एक लॉ का रूप दे दिया, जिन्हें मेंडल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने 4 पॉस्टुलेट दी थी, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट के उपरांत। अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर 4 पॉस्टुलेट दी थी, जिनके बारे में हम लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, वो सेग्रीगेशन का, और एक जो पॉस्टुलेट थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाली।
तो 4 पॉस्टुलेट दी थी, जिनमें से 2 को कोरेंस ने और मेंडल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, मेंडल्स लॉ का नाम दिया। तो अभी हम चर्चा करते हैं। उससे पहले आइए देखते हैं कि मेंडल ने जो पी प्लांट को सेलेक्ट किया था और कौन कौन से जो 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे, तो देखते हैं। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स अर्थात जो 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, तो 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी इन्होंने सेलेक्ट की थी। क्यों की थी अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये तो देख लीजिए कौन कौन सी कैरेक्टर्स मेंडल ने सेलेक्ट किए थे। और ये 3 कॉलम जो बने हुए हैं, एक कैरेक्टर्स और उनके अल्टरनेट फॉर्म्स जो हैं, अल्टरनेट फॉर्म्स जो डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट्स। तो कैरेक्टर सबसे पहले सीड शेप का कैरेक्टर है। सीड शेप आप देख रहे हैं राउंड और वो रिंकल्ड, तो राउंड होता है और एक रिंकल्ड होता है। दूसरा आप देख रहे हैं एक येलो कलर्ड सीड है और एक ग्रीन कलर्ड सीड है, मगर डोमिनेंट है येलो। ऐसे ही तीसरा देख रहे हैं आप ये फ्लावर का कलर, तो फ्लावर का जो कलर है आप देख रहे हैं वायलेट वाला डोमिनेंट है और वाइट वाला रिसेसिव है। इसी प्रकार से पॉड शेप जो देख रहे हैं, पॉड शेप जो इन्फ्लेटेड है, फूली हुई है और वह डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड जो दबी हुई है वह रिसेसिव है। इसी प्रकार से जो फ्लावर की जो पॉड कलर है, पॉड कलर ग्रीन कलर डोमिनेंट है और येलो कलर रिसेसिव है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल वाली डोमिनेंट है और वह जो टर्मिनल वाली रिसेसिव है। ऐसे ही स्टेम हाइट वाला जो कैरेक्टर है वह टॉल जो दिखाई दे रहा है वह डोमिनेंट ट्रेट और ड्वार्फ वाला रिसेसिव है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक बात जरूर ध्यान रखनी होगी कि जो सीड कलर है और एक पॉड कलर है, तो बच्चे अपने मन में फीड कर लेते हैं कि येलो कलर इज डोमिनेंट, पर वो ये नहीं देखते हैं सीड कलर है या पॉड कलर है। तो अगर सीड कलर वाली बात आए, अगर सीड कलर के ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, तो येलो कलर को डोमिनेंट मानिए और ग्रीन को रिसेसिव मानिए। और अगर पॉड कलर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ग्रीन कलर को डोमिनेंट मानकर आपको अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो इस प्रकार से जो मेंडल ने ये 7 कैरेक्टर्स जो सेलेक्ट किए थे उनके 2-2 अल्टरनेट हैं। और आप ये ना सोचें कि इनके केवल 2 ही अल्टरनेट होते हैं, हर कैरेक्टर के केवल 2 ही अल्टरनेट होते हैं संसार में, ऐसा नहीं है। एक कैरेक्टर के बहुत सारे अल्टरनेट हो सकते हैं। एक कैरेक्टर के कई स्किन कलर है उसके तो बहुत सारे अल्टरनेट हो सकते हैं। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आप आगे पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर जो मेंडल ने पी प्लांट में ऐसे ही कैरेक्टर, इसीलिए तो सफल हुए थे मेंडल, इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स जो सेलेक्ट किए थे उन पर अपना एक एक करके कैरेक्टर्स को लिया था, ध्यान फोकस किया था, और इसके हर कैरेक्टर के 2 अल्टरनेट हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। तो इस प्रकार से मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया था। यहाँ पर यह भी आपको हम बता दें कि ये 7 कैरेक्टर्स, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं 7 कैरेक्टर्स जो है अलग अलग 7 पेयर्ड क्रोमोसोम पर थे, ऐसा नहीं है। तो आपको देखिए 2 कैरेक्टर जो थे वह तो क्रोमोसोम नंबर 1 पर थे, और जो 3 कैरेक्टर थे वह क्रोमोसोम नंबर 4 पर थे, और जो एक कैरेक्टर था वह क्रोमोसोम नंबर 5 पर था, और जो एक कैरेक्टर था वह क्रोमोसोम नंबर 7 पर था। इस तरह से मैं पुनः आपको बता दूं कि जो 2 कैरेक्टर्स वह 2 कैरेक्टर्स
क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, 3 करेक्टर्स क्रोमोसोम नंबर 4 और 1 करेक्टर क्रोमोसोम नंबर 5 और 1 करेक्टर क्रोमोसोम नंबर 7। इस प्रकार से करेक्टर 7 और क्रोमोसोम 4, तो 4 क्रोमोसोम पर थे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे करेक्टर्स एक ही क्रोमोसोम पर थे, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि एक करेक्टर एक क्रोमोसोम पेयर पर था, ऐसा भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये करेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम पर तो थे, मगर ये 1, 4, 5, 7 इस तरह से ये थे। तो इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कि व्हाई डिड मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना? तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। Why did Mendel selected pea plant? Pea plant means Pisum sativum. Pisum sativum को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना? तो सबसे पहली बात, इसके 4 कारण बताऊंगा मैं। सबसे पहली बात कि इसमें बहुत सारी वैरायटीज मार्केट में अवेलेबल हो गई थी। मेंडल ने तो केवल 7 करेक्टर्स और उनके जो 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज को चुना था, मगर और भी इसमें बहुत सारी वैरायटीज उसे इजीली अवेलेबल उस समय हो गई थी। और दूसरी बात, शॉर्ट लाइफ स्पान होता है। अगर लॉन्ग लाइफ स्पान होता, मान लो एक ही जनरेशन का अध्ययन करने में उनको तो 4-5 साल लग जाते। तो इस प्रकार से आपके जो कोई भी पूछ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाई डिड मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? वे एनिमल्स पर या अन्य किसी एनिमल पर क्यों नहीं किया? क्योंकि शॉर्ट लाइफ स्पान। दूसरा यही कारण है कि जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे, जल्दी परिणाम मिल जाएगा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तीसरी बात है कि ये बाइसेक्सुअल होता है। तो बाइसेक्सुअल, आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि ये जैसे फ्लावर, इसका इनर मोस्ट वर्ल है, और मैं यहां पर फ्लावर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यहां पर ये बता रहा हूं केवल कि मेंडल ने इसको क्यों चुना। तो देखिए, ये पी प्लांट में तो ये जो स्टेमेन होते हैं, यहां पर मैंने 4 बनाए, वैसे 10 होते हैं पी प्लांट में, तो ये 10 स्टेमेन होते हैं। तो यहां पर पहली बात, ये पी प्लांट बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल अर्थात मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही हैं, और इसीलिए जब इसको दोनों फैसिलिटी मिल जाती हैं, तो अगली बात यही है कि बोथ फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल हियर, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो नेचुरली अगर छोड़ दिया, इसको नेचुरली ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, लेकिन इसमें क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियली करा सकते हैं। तो इसलिए तो मेंडल सफल हो गए थे। मेंडल की सफलता का कारण यही थे कि 1 या 2 करेक्टर को एक बार में ही ध्यान दिया, और दूसरी बात, उन्होंने जो भी अपना वर्क किया था उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया था। कई बार हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। किया जो किया, कब किया तो बहुत अच्छा किया था, मगर ध्यान नहीं है क्या किया था। तो इसलिए रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, और तब हम सफल हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से मेंडल ने सफल
होने के लिए अपने एक या दो करेक्टर पर ही ध्यान फोकस किया था और दूसरा उसने अपने वर्क का रिकॉर्ड रखा। तो अब जैसे मेंडल की टेक्निक्स क्या थी, टेक्निक्स ऑफ क्रॉस यूज्ड बाय मेंडल। तो टेक्निक्स जो थी उन्होंने, मैंने कहा अगर अपने आप छोड़ दिया तो हो जाएगा ये सेल पॉलिनेशन। तो सेल पॉलिनेशन में हमें कुछ नहीं करना, मेंडल ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेशन वाली बात आई तो डिजायर्ड पोलन ग्रेन को यहाँ पर डस्ट करेंगे। तो डिजायर्ड पोलन ग्रेन को डस्ट करने से पहले कैंची लेकर फ्लावर को ओपन किया और ओपन करके कैंची से इसके जो ये मैस्कुलाइन पार्ट हैं इनको रिमूव किया, रिमूव्ड बाय सर, और इसे कहते हैं इमेस्कुलेशन। इसके मैस्कुलाइन पार्ट को रिमूव कर दिया कैंची से। ध्यान रखना, अगर ये 10 है, ये अगर 9 कट कर दिए और 1 रह गया ना तो भी गड़बड़ है, सेल पॉलिनेशन हो जाएगा। यहां पर इसमें क्रॉस कराने के लिए बिल्कुल आवश्यक है कि उसको रिमूव करना ही होगा। अब सेल पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है। अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ये रिमूव हो गए, ये नहीं है। अब डिजायर्ड पोलन ग्रेन लाएंगे, डिजायर्ड पोलन ग्रेन। अब डिजायर्ड पोलन ग्रेन को लाकर यहां पर डस्ट कर दिया और इस प्रकार से, तो जैसे टॉल प्लांट था तो टॉल प्लांट की इनको इमेस्कुलेशन करके और ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया तो ड्वार्फ प्लांट की पोलन ग्रेन को इसके ऊपर डस्ट कर दिया और इस प्रकार से टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का उन्होंने क्रॉस कराया। तो ये मेंडल ने इस प्रकार से ये टेक्निक से और पाइसम सेटाइफम को चुना और एक क्रॉस कराया। तो अब हम बात करते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स की। तो मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और क्या फिर उसको निष्कर्ष निकले, उसके क्या फिर उसने पोस्टुलेट दिए। तो लेट्स वी डिस्कस अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने एक टॉल प्लांट को ड्वार्फ से क्रॉस कराया तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन, इसे कहते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में केवल टॉल प्लांट प्राप्त हुए। ये जो फॉर्मूले जो कैपिटल टी, टी और स्मॉल टी, टी, ये मेंडल ने यूज नहीं किए थे, ये बाद में फॉर्मुलेट किया है इनको तो। और ये तो मेंडल ने जो हेरिडिटरी यूनिट है उसको जो नाम दिया था, फैक्टर दिया था, समथिंग। जैसे उसने टॉल को ड्वार्फ को क्रॉस कराया और यहाँ पर टॉल प्लांट प्राप्त हुए। जब भी वो टॉल को ड्वार्फ से या ऐसे ही एक करेक्टर की दो फॉर्म को आपस में क्रॉस कराते थे तो F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन, इसे F1 कहते हैं, इसमें केवल एक करेक्टर अपीयर होता था। तब एक करेक्टर अपीयर क्यों हुआ? ये टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस कराने पर एक ही करेक्टर अपीयर क्यों हुआ? तो ये मन में सवाल उठता था। और इसी तरह से अब इन्होंने क्या किया, आगे छोड़ दिया इसको, सेल्फिंग, सेल पॉलिनेशन के लिए अलाउ कर दिया। और जब सेल पॉलिनेशन के लिए अलाउ कर दिया तो यहाँ पर जो टॉल थे 75% और जो ड्वार्फ थे वो 25%, अर्थात 3:1, 3:1 के रेशियो में यहाँ पर कुछ टॉल और ड्वार्फ भी अपीयर हुए। बड़ा अचंभा हुआ, ही वॉज सरप्राइज्ड
कि ये यहां से चला, ये पेरेंट जनरेशन और ये F2 जनरेशन। अब आप देख सकते हैं बीच में हिडन हो गया, ये करेक्टर ड्वार्फनेस का बीच में छुप गया है F1 में और फिर F2 में प्रकट हो गया। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। अगर मैं कोई चीज कुछ नहीं जानता हूं, जैसे कि ये मेरा सेल फोन है और जब, अब तो खैर सब जान गए हैं क्या है, लेकिन बिगिनिंग में मेरा सेल फोन है और मैं किसी दूसरे के सेल फोन पर जाऊं और बीच में कोई भी ना कोई वायर है ना कुछ, और वहां पर बेल बज रही है, तो मैं यही कहूंगा, अगर मैं कुछ फिजिक्स के बारे में या कुछ लॉ नहीं जानता हूं तो यही कहूंगा भाई कुछ ना कुछ है, समथिंग, देयर इज समथिंग, जो मेरे मोबाइल से कॉल जा रही है और वहां घंटी बज रही है दूसरे के मोबाइल में। तो इसका मतलब जो एनवायरनमेंट में हमारे कुछ ना कुछ तो है, मैं अगर नहीं जानूंगा तो ये समथिंग, तो वही समथिंग, वही मेंडल ने जो यूज किया था टर्म फैक्टर, कि कोई ना कोई फैक्टर है, एक फैक्टर है जो यहां तो हिडन हो गया और यहां फिर अपीयर हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया एक सिंगल करेक्टर को लेके, और मैंने कहा कि जो 7 जो करेक्टर्स हैं और दो अल्टरनेट लिखे हुए हैं, एक के ऊपर डोमिनेंस ट्रेट और एक के ऊपर रिसेसिव ट्रेट जो लिखा हुआ है, तो इसी बेस पर मेंडल ने ये उनको डोमिनेंट और रिसेसिव, जो F1 जनरेशन में अपीयर हो गया उसे डोमिनेंट ट्रेट कहा, और जो नहीं हुआ इन प्रेजेंस ऑफ अनदर करेक्टर वह हिडन हो गया, उसे रिसेसिव ट्रेट कहा। तो वो डोमिनेंट रिसेसिव, इसलिए तो आपने देखा कि पॉड कलर और वो सीड कलर, एक में येलो डोमिनेंट है एक में ग्रीन डोमिनेंट है। अगर ऐसा ही होता कि नहीं ऑलवेज येलो विल बी डोमिनेंट, तो फिर वो नहीं देखा जाता। इसीलिए कौन सा डोमिनेंट है वो इस बेस पर यहां पर मेंडल ने कंक्लूड किया कि हाँ जी ये डोमिनेंट है। तो मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर ये एक्सपेरिमेंट किया। एक दूसरा, ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया मेंडल ने, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम और भी आगे डिटेल में, जब एक करेक्टर को लेकर, एक करेक्टर को कंसीडर करके जब क्रॉस किया जाता है तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इस क्रॉस से मेंडल ने 2 निष्कर्ष निकाले। एक तो ये निष्कर्ष निकाले कि जैसे ये टॉल को और ड्वार्फ को, जो करेक्टर्स, इन करेक्टर्स को जो कंट्रोल करते हैं वे फैक्टर होते हैं और वो पेयर्ड होते हैं, वे जोड़े में होते हैं जो करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये यहाँ पर पेयर में होते हैं ये फैक्टर्स, इसको पेयर्ड फैक्टर, इसको पेयर फैक्टर कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ पर भी ये पेयर फैक्टर कंट्रोल कर रहा है इन करेक्टर्स को। और अब ये जो फैक्टर हैं, दूसरा निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि ये जो पेयर फैक्टर हैं, एक इन प्रेजेंस ऑफ वन फैक्टर, एक फैक्टर की उपस्थिति में, और दूसरा हिडन हो जाता है, और दूसरा हिडन हो जाता है, और जो हिडन हो जाता है सप्रेस कर दिया जाता है, मास्क कर दिया जाता है, तो उसे रिसेसिव करेक्टर कहते हैं। जिसे सप्रेस किया जाता है उसे रिसेसिव करेक्टर कहते हैं। और जो प्रकट हो जाता है F1 जनरेशन में उसे डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं। दूसरा पॉस्टुलेट ये था। तीसरा पॉस्टुलेट क्या था मेंडल का? तीसरा ये था कि जब F1 जनरेशन के इंडिविजुअल में ये दोनों फैक्टर साथ साथ रहते हैं, both factors remains together in the F1 individual but do not contaminate each other, एक दूसरे को पॉल्यूट नहीं करते, एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करते, और ये गैमीट के माध्यम से ये अलग अलग गैमीट में जाकर और अलग अलग ये ऑफस्प्रिंग्स में रिस्टोर हो जाते हैं। और यही कारण है कि जो रिसेसिव करेक्टर भी F2 जनरेशन तक ट्रांसफर हो जाता है। तीसरा पॉस्टुलेट ये था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से ये पॉस्टुलेट उन्होंने कंक्लूड किए। चौथा पॉस्टुलेट उन्होंने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था
तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से दो करेक्टर्स को कंसीडर करके जब उन्होंने क्रॉस किया था तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि अगर दो करेक्टर्स साथ साथ हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वे नेक्स्ट जनरेशन्स में F2 जनरेशन में F1 में तो ये डोमिनेंट ही आएगा, मगर F2 जनरेशन में वो दो करेक्टर्स कोई ज़रूरी नहीं है साथ साथ ही रहें, वे रिकॉम्बिनेंट भी बन सकते हैं। अर्थात जैसे कि दो पार्टनर ए और बी, जैसे दो पार्टनर हैं और यहाँ पर ये दो पार्टनर हैं कि ये सी और डी, तो ऐसा नहीं है कि ए ऑलवेज रिमेन ऑलवेज बी और ये इसके साथ सी विल रिमेन ऑलवेज विद डी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेंडल के अनुसार नेक्स्ट जनरेशन में ए के साथ बी तो होगा ही, सी के साथ डी तो होगा ही, मगर ए के साथ ये सी भी आ सकता है और बी के साथ ये डी भी आ सकता है। तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, इनहेरिट होते हैं। तो ये मेंडल ने जो निष्कर्ष निकाले। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो कोरेंस ने इन पॉस्टुलेट को, इनमें से दो पॉस्टुलेट को जो लॉ के रूप में कन्वर्ट किया था, अर्थात लॉ का नाम, मेंडल्स लॉ का नाम दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे।